नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रिलियंट विजन। मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। उसी का एक भाग है आज, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। आपकी डेली लाइफ की जुड़ी हुई हर चीज़ें जो आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की बनी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? मॉर्निंग में उठते ही जो ब्रश आप मुंह में डालते हैं, प्लास्टिक। जो आप अपने बालों में कंघी घुमाते हैं, प्लास्टिक। जो भी आप बटन अपने शर्ट में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक। जो भी चेयर पे आप बैठते हैं, प्लास्टिक। तो इस तरह से मैं प्लास्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है, बट आपके सिलेबस में इसलिए स्टडी करवाता हूँ कि ये सारी चीज़ें बनी होती हैं प्लास्टिक्स की। तो क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन से बना होता है। सेम वैसे जैसे दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही प्लास्टिक छोटे छोटे मोनोमर्स यानी हिंदी में एकलक कणों से बने होते हैं। और जब बहुत ढेर सारे एकलक कण आपस में जुड़ते हैं तो जो भी बड़ी चीज़ बनती है उसको हम पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बहुलक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर बना होता है, उनको हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की भाषा में मोनोमर्स यानी एकलक कहते हैं। और उसके बने हुए इस बड़ी सी चीज़ को हम बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। सेम अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो दीवार क्या है? एक पॉलीमर है। और ईंट क्या है? मोनोमर है। हिंदी में दीवार बहुलक है और ईंट एकलक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लास्टिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक कितने तरह की होती है। तो सुन करके एक कन्फ्यूज़न आपको महसूस हो रहा होगा कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यानी क्या प्लास्टिक के भी प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, प्लास्टिक के भी प्रकार होते हैं। प्लास्टिक अपने गर्म करने के गुणों के आधार पर दो तरह का होता है। पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। और दूसरा होता है थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक, जिसको हम ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं। तो अगर हम दोनों में अंतर जानना चाहें तो पहले इसकी स्टडी करते हैं ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। नाम से क्लियर है, ताप मीन टेम्परेचर और दृढ़ का मतलब स्ट्रॉन्ग। यानी कोई भी ऐसा प्लास्टिक जो बहुत ही उच्च टेम्परेचर पर यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से सॉफ्ट होता हो, ऐसे प्लास्टिक्स को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना कठिन होता है। और पैसे की दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से भी कठिन होता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल एक बॉटल को एक छोटे से बर्तन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें उस प्लास्टिक को गर्म करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा। और मानी सी बात है कि एनर्जी पैदा करने में कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स यूज़ होगा, जिसमें पैसे की लागत ज़्यादा आएगी। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लो क्वालिटी प्लास्टिक्स के फॉर्म में लेके चलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके यहाँ जब कबाड़ी वाला आता है, वो आपसे अच्छे से रसायन विज्ञान जानता है। जब कबाड़ी वाला आता है तो वो प्लास्टिक को छाँट के अलग करता है। और जब आप उसको प्लास्टिक की बॉटल्स, जैसे पेप्सी की बॉटल है या ऐसी बॉटल्स को देते हैं, तो कहता है कि ये प्लास्टिक बेकार है। तो आप सोचते नहीं ये तो प्लास्टिक है, लेकिन नहीं, वो आपसे समझदार है, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। उस प्लास्टिक्स को गलाने में दोबारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी उसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए उस प्लास्टिक को वेस्ट प्लास्टिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस भी प्लास्टिक को सरलता से गर्म करके दूसरे रूप में नहीं ढाला जा सकता, उसी को हम ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, यानी वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मो नाम का वर्ड कहीं भी इस्तेमाल हो तो वो उसका मतलब होता है ताप। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक की। नाम से क्लियर है, ताप सुनम्य यानी गर्म करने पर सु माने सरलता से, नम्य माने नर्म पड़ जाए। यानी कोई भी ऐसी प्लास्टिक्स जो हीट करने पर बहुत ही ईजिली सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको हम थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक कहते हैं। और ये प्लास्टिक्स ही कबाड़ी वाला अच्छे दाम में ख़रीदता है, क्योंकि ये प्लास्टिक्स बहुत ईजिली एक रूप से दूसरे रूप में गर्म करके परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसे कि मोटी प्लास्टिक्स की पाइप्स होती हैं, और ऐसे जैसे डिस्पोजल सिरिंज है, ये सब आपके थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इसी प्लास्टिक्स की एक कैटेगरी को। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि जो प्लास्टिक्स होती हैं, आपके सिलेबस में जितना था मैंने बताया, बट इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। लेकिन ये बहुत बड़े क्लासेस में आप आगे देखोगे जहाँ पर केमिस्ट्री को ब्रॉड में पढ़ना होता है, जैसे क्लास 12th में है और बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि पॉलीथीन जो आपके ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल होता है वो है क्या, कैसे बना है,
उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो स्टडी करते हैं पॉलीथीन को। पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन का बहुलक होता है। मैंने अभी आपको पीछे बहुलक समझाया था कि बहुलक का मतलब होता है जो छोटे छोटे सरल अणुओं से बना हो, और उन सरल अणुओं को हम इंग्लिश में मोनोमर और हिंदी में एकलक कहते हैं। तो पॉलीथीन जो होता है नाम में छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पॉली का मतलब होता है बहुत, और एथिलीन का मतलब एथिलीन गैस, यानी कि बहुत ढेर सारे एथिलीन जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो भी सब्सटेंस बनता है उस पॉलीमर यानी बहुलक को ही हम पॉलीथीन कहते हैं। लिखा हुआ है एथिलीन का बहुलक होता है, यानी कोई भी आपसे पूछे कि पॉलीथीन क्या है तो आपका जवाब होगा कि पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, जो कि एथिलीन के उच्च ताप और दाब यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुलकीकरण क्रिया द्वारा बनता है। अगर हम निर्माण विधि की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो पहले हम देखते हैं एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिलीन, अगर आपको केमिस्ट्री की समझ है तो एथमीन होता है 2 कार्बन, और जहाँ भी ईन लगा हो उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2 कार्बन हैं, क्लियर, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये है एथिलीन। तो एथिलीन का फॉर्मूला है C2H4। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच हैं और हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन टच कर रहा है, इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन टच कर रहा है। और याद रखिएगा कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड्स टच करते हैं, तभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो अगर हम निर्माण विधि देखें तो ये है एथिलीन। इसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा है कि फॉर्मूला है C2H4 और C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये है एथिलीन। कितने हमने इसकी कितनी संख्या में अणुओं लिए हैं, तो स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जितना आपने लिया हो, 100, 200, 1000, 10,000, करोड़, जितना बड़ा आपको पॉलीथीन बनाना है उतने आप मॉलिक्यूल्स यानी अणु लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। तो n ये क्या है, एथिलीन है। जब हमने इसको उच्च ताप और उच्च दाब पर रिएक्शन करवाया तो ये सारे आपस में बन गए, क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड टच करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, ये हर कार्बन के साथ एक ऊपर और एक नीचे अटैच हो गए, एक ऊपर और एक नीचे अटैच हो गए। इस तरह से कार्बन के पास एक बॉन्ड ये खाली हो गया, एक बॉन्ड ये खाली हो गया, क्यों, जिससे आगे आकर के और एथिलीन जुड़ जाएं और यहाँ भी और एथिलीन जुड़ जाएं, जिससे बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में बनते चले जाएं। इसीलिए कार्बन में एक बॉन्ड ये वैकेंट होता है, खाली होता है अगले से अटैच होने के लिए, ये भी खाली होता है अगले से अटैच होने के लिए। तो कितना बना, स्मॉल n। स्मॉल अणु क्या बोलते हैं, पॉली। पॉली का मतलब सो मेनी, बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा। तो पॉली माने बहुत, क्या था ये, एथिलीन। तो ये क्या बन गया, पॉली एथिलीन। और पॉली एथिलीन बिगड़ा हुआ रूप है पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन, और वो बिगड़ते बिगड़ते बन गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ये पॉलीथीन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, हिंदी में कम घनत्व वाला पॉलीथीन। दूसरा होता है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। इतना डिटेल्स में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। फिर भी शॉर्ट में जानना चाहें तो केवल पेरोक्साइड के कंडीशंस की डिफरेंस होता है यहाँ पर, यानी उच्च ताप दाब के साथ अगर पेरोक्साइड है तो LDP और HDP बनेगा। इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बताऊँगा आपको। और याद रखिएगा कि अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, भौतिक गुणों की बात करें या रासायनिक गुणों की बात करें, तो पॉलीथीन जो होता है इस पर किसी भी अम्ल, क्षार या लवण का कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए हमारी धरती के अंत का कारण यही पॉलीथीन बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि छोटी सी आराम के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से आपने एक पॉलीथीन लिया, उस पॉलीथीन में सामान ला करके आपने अपने घर में उड़ेल दिया और रख दिया। अब पॉलीथीन क्या करेंगे, अब पॉलीथीन आप कहीं ना कहीं फेंकेंगे। जब उस पॉलीथीन को आप कहीं फेंकेंगे तो वो पॉलीथीन अगर किसी जानवर ने खाया, लोग ये गलती करते हैं कि पॉलीथीन के अंदर सब्ज़ी और फलों को काट करके बाहर फेंक देते हैं और उन फलों को गाय या अन्य जानवर खाते हैं और ये पॉलीथीन उनके लीवर में जाकर चिपक जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो अनजाने में आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो आपका वो पॉलीथीन कहीं ना कहीं ज़मीन में जाकर के दफन होगा और उतनी ज़मीन का
एटमॉस्फेयर से कनेक्शन कट जाएगा, उतनी ज़मीन बंजर हो जाएगी। और इस तरह से पॉलीथीन का जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं अधिक पैमाने पर, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और अपनी पृथ्वी को खत्म करने के ज़िम्मेदार हम लोग होंगे, यानी पृथ्वी के बंजर होने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। तो ये ज़िम्मेदारी हमें आज ही लेनी होगी और हमें आज से ही अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा, तभी धरती बचेगी। अदरवाइज़ फिर अपने पूर्वजों की तरह हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये धरती हमारी है, इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लास्टिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया मेरी इस मेहनत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसे प्रोत्साहन दे करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।